नमस्कार। आज मैं आपको लखनऊ की एक बड़ी आतंकवादी घटना के बारे में बताऊंगा जो वर्ष 2000 में हुई थी। 15 अगस्त 2000 को जैसे हमेशा अलर्ट आया करते हैं वैसे ही अलर्ट इस बार भी आया था कि आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, सुरक्षा की कड़े प्रबंध किए जाएं, वीआईपी के आसपास, वीआईपी मूवमेंट के समय और बड़े प्रतिष्ठानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाए। व्यवस्था की भी गई थी, लेकिन 14 अगस्त की रात में ताबड़तोड़ सीरियल ब्लास्ट हुए। बाराबंकी के रौजा गांव से एक पैसेंजर ट्रेन क्रॉस हो रही थी, जिसमें जो उसका मेल जिसमें रखा जाता है, मेल वाला कोच, डाक वाला कोच, उसमें बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ। ट्रेन के उस कंपार्टमेंट की छत उड़ गई, 9 लोग मारे गए, 29 लोग घायल हुए। फैज़ाबाद में इसी तरह ब्लास्ट हुआ, साबरमती एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, जौनपुर से क्रॉस हो रही थी, और कानपुर के आर्य नगर में ब्लास्ट हुआ। ये सब 14 तारीख की रात और 15 तारीख की भोर से पहले ये ब्लास्ट हो गया। 15 अगस्त का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उस समय तो पुरानी विधानसभा थी, नया अब लोक भवन जैसा बन गया है, नया स्ट्रक्चर आ गया है पुरानी विधानसभा के सामने। पुरानी विधानसभा, जो पुरानी बिल्डिंग है, विधानसभा तो अब भी वही है, उसके मेन एंट्रेंस के बाहर मैदान में चौधरी चरण सिंह साहब की एक प्रतिमा लगी है। 15 अगस्त के दिन वहाँ पर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग आते हैं और वहाँ पर उसका कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुबह 8 बजे का कार्यक्रम होता है, झंडारोहण का, झंडा वहीं फहराया जाता है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, लखनऊ में रहने वाले प्रदेश स्तर के सभी अधिकारीगण, ये सब वहाँ उपस्थित होते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए, श्री राजनाथ सिंह साहब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद गवर्नर साहब आए, श्री सूरजभान, माल्यार्पण, झंडारोहण, ये सब कार्यक्रम हुए, सूक्ष्म जलपान हुआ। और जाते समय पहले श्री सूरजभान गए, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी गए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग तक। विधानसभा के कार्यक्रम से निकलने का जो रास्ता है वो विधानसभा से हुसैनगंज की तरफ चलना, उसके बाद जो कोऑपरेटिव की बिल्डिंग है, सहकारिता भवन, वहाँ से बाएं मुड़ के, और फिर आगे एनेक्सी के सामने से होते हुए 5 कालिदास मार्ग, या फिर इधर राजभवन के सामने से होते हुए और बंदरिया बाग होते हुए गोल्फ चौराहा, और वहाँ से 5 कालिदास मार्ग। और महामहिम राज्यपाल वहीं से सहकारिता भवन से बाएं मुड़कर और फिर आगे से एनेक्सी के सामने से दाहिने मुड़कर सीधे राजभवन पहुंच जाया करते थे। यही प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम के हिसाब से सारी व्यवस्था की गई थी। सब लोग इस बात से परेशान थे। सवेरे से बार बार अखबारों में, सुबह के अखबार में, टीवी में, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसके जो हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होते हैं, ये सब लोग यही बता रहे थे कि साहब कल रात कई जगह बम ब्लास्ट हुए हैं, और 15 अगस्त के मद्देनज़र ये प्रदेश के कैपिटल में भी कहीं कहीं हो सकता है। हम लोग इसी को डर रहे थे। कितनी बार कार्यक्रम स्थल में एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो होता है उससे चेकिंग कराई गई थी, स्नाइपर डॉग से चेकिंग कराई गई थी। LIU के लोग फिजिकल चेकिंग करते हैं, आने जाने वालों की कायदे से उनको चेक करके तब भीतर ले जा रहे थे। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ, महामहिम राज्यपाल वहाँ से निकल गए, तो थोड़ा सा हम लोगों को सुकून मिला कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जब
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी वहाँ से निकल गए, तो सुकून हुआ। एक सर्किल ऑफिसर इन दोनों लोगों को, एक एडिशनल एसपी इन दोनों लोगों को छोड़ने के लिए उनके आवास तक गए। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला सहकारिता भवन क्रॉस हुआ है, सहकारिता भवन क्रॉस करके मुश्किल से 50 कदम आगे गया होगा, एक बड़ा ज़बरदस्त विस्फोट हुआ सहकारिता भवन के अहाते में। सारे लोग चौंक गए। मुख्यमंत्री जी का काफिला जा चुका था, भाग के सब लोग वहीं पर थे, भाग के हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा सहकारिता भवन से जो रोड हुसैनगंज चौराहे की तरफ जाती है, उसी पर जो दाहिने हाथ को सहकारिता भवन का गेट है भीतर जाने के लिए, वैसे जैसे ही भीतर जाएंगे वहाँ एक पराग दूध की डेयरी का आउटलेट है, जहाँ पराग के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। उसके पीछे की तरफ, उस कैंटीन, पराग डेयरी की उस कैंटीन के पीछे की तरफ एक बड़ा नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ और उस डेयरी की दीवार के बीच में ये विस्फोट हुआ था। विस्फोट का काफ़ी ताकत नीम के पेड़ के तने ने झेली थी। नीम के पेड़ का तना नीचे से काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका छंट गया था और पराग डेयरी की वो दीवार क्रैक हो गई थी। पूरे इलाके को घेरा गया, बुलाया गया, एसटीएफ वाले भी आ गए। आर्मी से ये कहा गया कि साहब बम जो स्क्वाड है इनका, जो फिल्म्स को देख के ये बता सकता है, डिटेक्ट करता है कि किस तरह का बम था। चारों तरफ शोर हो गया कि साहब देखिए प्रदेश की राजधानी में भी, और अगर ये थोड़ा पहले 10 मिनट पहले होता तो ये किसी को भी टारगेट कर सकता था। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि रोज़ा, फैज़ाबाद, आगरा, कानपुर के आर्य नगर में जहाँ जहाँ विस्फोट हुए थे वहाँ लोगों की मृत्यु भी हुई थी, कहीं 1 कहीं 2। और ट्रेन में जब विस्फोट हुआ था उसमें करीब 9 लोग मारे गए थे। साबरमती एक्सप्रेस में भी लोग मारे गए थे। बहुत ही चिंता का विषय था। इस तरह की पहली घटना प्रदेश की राजधानी में हुई थी। और पुलिस जैसे नीचे के तबके में सब इंस्पेक्टर या सिपाही, अरे भाई कोई बात नहीं, पटाखा सा था, लेकिन घटना गंभीर थी। केंद्रीय एजेंसीज के सभी लोग आ गए, आईबी से, आरएडब्ल्यू से सब लोग आ गए। वहाँ जो टुकड़े बॉम्ब के थे उनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके फिर उन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया कि इसमें कौन सा पदार्थ हो सकता है। उस समय आरडीएक्स का बड़ा जोर था कि कहीं ये आरडीएक्स तो नहीं है या कोई इसमें सामान्य विस्फोटक डाला गया था। इस बीच में फिर डीजी हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुई कि साहब प्रदेश में 14 अगस्त की शाम से लेके और 15 अगस्त की दोपहर तक इस घटना तक, ये अंतिम घटना थी, इस घटना तक करीब 5-6 विस्फोट हुए हैं और ये बहुत ही गंभीर बात है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। सारी टीमें लगाई गई, केंद्रीय एजेंसीज़ हैं उनकी टीमें भी लगाई गई। वहाँ पर उस ज़माने में हम लोग जो डंप डाटा जिसे कहते हैं कि वहाँ पर कितने लोगों का फ़ोन वहाँ से उस पीरियड में कितनी कॉल आई या कितनी कॉल गई एक पर्टिकुलर स्थान पे, वो भी नहीं निकल पाता था, बहुत समय लगता था और बहुत जानकारी भी इसकी नहीं थी, और उसकी एनालिसिस किस सॉफ्टवेयर से होगी इसकी भी जानकारी नहीं थी। मैनुअल काम शुरू किया गया। पिछला जो इस तरह की कोई घटना वाली जगहें थी उनसे पता लगाया गया, लेकिन कुछ बात बहुत बनी नहीं। बाकी प्रदेश के बाहर जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई थी सब जगह टीम भेजी गई पता करने के लिए। धीरे 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 कुछ मैनुअल, कुछ वो, कई जगह की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई, कानपुर की, फैज़ाबाद की, बाराबंकी की, आगरा की और लखनऊ की पुलिस। एसटीएफ अलग से, एसटीएफ ही उस समय टेररिज्म के काम भी देखती थी, एटीएस का गठन नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस का भी सहयोग लिया गया और धीरे धीरे पहले कुछ नंबर मिले, फिर बाद में कुछ नंबर मिले। नंबर मिलते मिलते दिन रात नंबरों के एनालिसिस होते होते बात
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जाकर रुकी। तीन सितंबर 2000 को, यानी घटना से 1 महीने से थोड़ा कम समय में, इस संबंध में गिरफ्तारी हुई। इसका इस तरह से पता लगा कि जो टाइमर लगाया गया था, वो टाइमर सभी जगह, जो फॉरेंसिक एनालिसिस हुई ब्लास्ट की जगह पे, सब जगह एक जैसे टाइमर थे। एक टाइमर तो वो होता है जो 24 घंटे में लग जाता है, यानी छोटी क्वार्ट्स की घड़ियाँ। बाद के विस्फोट में बहुत ढेर सारे विस्फोट हुए थे उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें 24 घंटे वाले टाइमर लगे थे। यानी अगर आप फिक्स कर दें तो वो सिर्फ 24 घंटे की साइकिल में ही वो उसी समय बजेंगे जब आप उसका टाइम फिक्स करेंगे। एक ABCD टाइमर होता है जिसमें अगले 6 महीने, 8 महीने, ये सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है सेना द्वारा लैंडमाइन बिछाने के लिए या आने जाने के रास्तों पर लगाने के लिए। ये टेंटेटिव टाइमिंग इसकी होती है कि साहब 10 दिन बाद कोई यहाँ से गुजरेगा या 15 दिन बाद कोई आएगा, उस हिसाब से वो टाइमर फिक्स करके इस तरह के उसमें विस्फोटक लगा के वहाँ लगाया जाता है। जब ये तय हो गया कि ये पाँच और 6 जगह पे एक ही तरह के टाइमर, एक ही तरह के विस्फोटक, एक ही तरह की टाइमिंग में विस्फोट कराए गए। हालांकि सारे विस्फोट का टाइम अलग अलग था, लेकिन जो डिवाइस लगी थी उसमें वो एक थी। और धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारूफ पुत्र बशीर अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था। अब्दुल मुबीन जो रहने वाला डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर का था, लेकिन हबीब छात्रावास EMU में रह रहा था। और तीसरा अकील सनाब जमीर लाल बाग कोतवाली फैज़ाबाद। इसके अलावा बहुत ढेर सारी इनकी चेन, कौन बनाता था, कौन सप्लाई करता था, टाइमर कौन ले आया, बारूद कौन सा इस्तेमाल हुआ, कौन कौन गया बम को रखने के लिए, इस तरह की जानकारियाँ उनसे मिली जो बहुत गंभीर जानकारियाँ थी और बिल्कुल आंखें खोलने वाली थी। इनको जेल भेज दिया गया और ये पता लगा कि ये सिमी का प्रशिक्षित कैडर था। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, जब लखनऊ में पुलिस फायरिंग हुई थी, सिमी पर जब पूरे देश में प्रतिबंध लगा था, ये उसके पहले की घटना है। इसी तरह की कई घटनाएं सिमी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, जो अपने सिमी जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य से भटके हुए लोगों ने ये घटनाएं की। ये भी बताया कि कश्मीर से आए हुए लोगों ने इस तरह के बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। बाकायदा ये सब सारी बातें केस डायरीज़ में रिकॉर्ड की गई और फिर कोर्ट में ये मामला चला, अदालतों में, अलग अलग अदालतों में चला और चल भी रहा है शायद अभी इतने दिन होने के बाद भी, क्योंकि बहुत जगह की घटनाएं थी, अलग अलग जगह पे ये ट्रायल्स चल रहे हैं। कुछ एक का फैसला ज़रूर आया है, लेकिन ये बाकी के अभी ट्रायल चल रहे हैं। कुछ जो इसमें बाद में बहुत से लोग पकड़े गए थे, कुछ को ज़मानत मिल गई, कहीं कहीं वो बरी हो गए, लेकिन ये पूरा का पूरा एक ग्रुप था जिसने उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकवादी घटनाएं की थी 15 अगस्त को। इसी ये उस प्रशिक्षण की या उसकी कड़ी थी जिसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जलीस अंसारी, रायबरेली के रहने वाले थे, वो पकड़ा गया था। और बाद में भी कोई साल भर पहले वो पैरोल पे जब छूटा था, पैरोल जंप कर गया था, उसके बाद फिर STF ने उसे दोबारा पकड़ा था। वर्तमान में वो जेल में है। इस घटना के बाद प्रदेश के तमाम हिस्सों में अलग अलग मॉड्यूल्स का जो पता लगा, जो बड़ी संख्या में जब लड़के इसमें पकड़े गए कि किस जनपद में कहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट हैं, इनके पास से टेलीफोन डायरी बरामद हुई, इनके पास से तमाम आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ। ये सब इकट्ठा करके एक अलग से टीम बनाई गई STF में भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाके और उस जो जिसको स्लीपिंग मॉड्यूल्स कहते हैं
उनको तोड़ने का, इनको बस्ट करने का काम किया। ये बहुत कहते हैं जिसे बहुत गंभीर घटना थी, और इससे ज़्यादा इसके बारे में भी यहाँ पर बताना उचित भी नहीं है। उस समय जो लोग अखबारों को परसू करते थे, टीवी में इस तरह की सूचनाएं देखते थे। देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि ये वर्ष 2000 की बात है। उस समय किसी भी अखबार का इंटरनेट एडिशन नहीं छपता था। इंटरनेट के कनेक्शन बहुत कम जगह थे, और अगर किसी के पास उस ज़माने के अखबार हैं या किसी भी बड़े न्यूज़पेपर की जो लाइब्रेरी होती है, पुराने एडिशन आप जहाँ देख सकते हैं, वहाँ जाके इन सारी खबरों के बारे में आप पता कर सकते हैं। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 और लगभग 25 तारीख तक लगातार बड़ी बड़ी खबरें सभी अखबारों में, सन 2000 की बात है, उसमें छपी थी। नेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, खाली टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद कहीं कहीं छोटी मोटी खबर मिल जाए, क्योंकि वो आर्काइव्स, इलेक्ट्रॉनिक आर्काइव्स उस समय वही उन्हीं के पास था। और इसके अलावा किसी भी अखबार के इलेक्ट्रॉनिक आर्काइव्स 2000, 2001, 2002, 2005 तक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलेंगे। सबकी अपनी लाइब्रेरी में उस महीने में या उस दिन का अखबार आप खोलेंगे तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। बहुत गंभीर बात थी, बहुत डिटेल में ये जानकारी छपी थी। इसके बारे में अब आगे बताना उचित नहीं है। मैं लगे हाथ एक दूसरी घटना लखनऊ में हुई थी, बहुत गंभीर घटना, उसके बारे में बता दूँ। बात 22 सितंबर 2000 की। निशादगंज का ओवरब्रिज है, बहुत पुराने नए शहर में, गोमती के इस पार, जिधर अब महानगर, गोमती नगर, इंदिरा नगर ये नया बस गया है, वहाँ पर ओवरब्रिज है। एक एडिशनल एसपी थे उस समय, श्री दिनकर सिन्हा। अब उनका देहांत हो गया है, स्वर्गीय दिनकर सिन्हा। अपने ज़माने के बहुत मशहूर पुलिस अफसर थे। वो अपनी गाड़ी से अपने कार्यालय को जा रहे थे, पीएसी में, सीबीसीआईडी में उस समय पोस्टेड थे। अचानक उनकी गाड़ी के बगल से 2 बदमाश मोटरसाइकिल से क्रॉस हुए और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली श्री दिनकर सिन्हा को भी लगी। एक पुलिस अधिकारी पर दिन दहाड़े सड़क पर फायर हुआ। बड़ा नेचुरल था, सब लोग पहुँचे, हम भी गए, एसएसपी साहब भी पहुँचे। उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वाइटल सब ठीक हैं, बहुत चिंता करने की बात नहीं है, और आउट ऑफ डेंजर हैं इस समय, लेकिन 24 घंटे तक इनको वॉच करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जब प्रदेश की राजधानी में एक पुलिस अधिकारी, चर्चित पुलिस अधिकारी के ऊपर बदमाश हमला कर दें, गोलियों से हमला कर दें, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। अगले दिन के अखबार रंगे पड़े थे। जहां आप खड़े हों वहीं पर ये चर्चा का विषय था कि साहब अब पुलिस वाले भी नहीं बच रहे हैं। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तमाम इसमें छिद्रान्वेषण हुआ। पुलिस का जो काम है, सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फिर राशनाई, फिर प्रोफेशनल राइवलरी। ढूंढते ढूंढते सारी टीमें सब जगह ये पता लगा कि वो बहुत लंबे समय तक एसपी सिटी गोरखपुर रहे थे। गोरखपुर में उनका कार्यकाल भी लंबा था और उन्होंने वहाँ बहुत काम भी किया था। गोरखपुर में एक विधायक ओम प्रकाश पासवान थे। वो अपनी एक सभा के लिए जनसभा कर रहे थे। वो मंच पे थे और उन पर बमों से हमला किया गया था और उनकी हत्या हो गई थी। ये बहुत ही चर्चित हत्याकांड रहा गोरखपुर का। इसमें 2 लोगों का नाम आया, राकेश यादव और ब्रह्मा यादव। और कुछ दिन बाद इस घटना के, और 22 सितंबर से थोड़ा पहले मई जून में ब्रह्मा यादव का एनकाउंटर हो गया। पुलिस मुठभेड़ में ब्रह्मा यादव मारा गया। ये पता लगा कि राकेश यादव का ये कहना था
पूरा गैंग था उसका, ऑर्गेनाइज गैंग था। एक्सटॉर्शन, ज़मीन पर कब्जा करना, इस तरह का काम पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया करता था, और उसकी राइवलरी ओम प्रकाश पासवान से थी। ये पता लगा कि ये बात उठाई गई, उड़ाई गई या कही गई, अखबारों में भी प्लांट की गई कि ओम प्रकाश पासवान के परिजनों ने श्री दिनकर सिन्हा से मिलकर ब्रह्मा यादव को एक फर्जी इनकाउंटर में मार दिया, और तब से राकेश यादव दिनकर सिन्हा से रंजिश मानता रहा। हालांकि पुलिस अफसर के लिए कोई पर्सनल रंजिश किसी से नहीं होती, जो जहाँ पोस्टेड है वहाँ तत्समय जो ज़रूरत होती है पुलिस अफसर करता है, दूसरी जगह चला जाता है। जिस समय इन्हें गोली मारी गई निषादगंज के ब्रिज पर, उससे करीब 15-20 दिन पहले गोरखपुर में अचानक कई हत्याएं हुई, क्राइम का बहुत ग्राफ बढ़ गया, और वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि वहाँ के अखबारों में ये छपने लगा कि साहब अब यहाँ पर दिनकर सिन्हा की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ये एनकाउंटर उनके नाम गुड्डू मुस्लिम करके एक बहुत बड़ा बदमाश था, उसकी अरेस्ट, इसके अलावा कई अपराधियों के विरुद्ध कई बड़े ऑपरेशन दिनकर सिन्हा साहब ने चलाए थे। ये हल्ला हो गया कि अब बस बहुत जल्दी दिनकर सिन्हा साहब यहाँ आने वाले हैं। राकेश यादव और उसके गुर्गों को ऐसा लगा कि अगर ये दोबारा आ गए तो अब ज़रूर राकेश यादव मारा जाएगा। तो इसके पहले कि वो दोबारा वहाँ पोस्ट हों, उनकी हत्या कर दी जाए, नहीं तो ये सब लोग मारे जाएंगे। और उस गैंग का ये मानना था कि राकेश यादव के लोगों ने ही श्री दिनकर सिन्हा के ऊपर ये हमला किया है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता लगी, श्री दिनकर सिन्हा जहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके आसपास बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले लगाए गए कि अगर वो इतना पीछे पड़ा हुआ है या उसके लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं तो कहीं भी, ये पता लग गया था अखबारों के माध्यम से कि वो खतरे के बाहर हैं और उन्हें उनके सारे वाइटल सुरक्षित हैं, कुछ नहीं हुआ है। गोलियां ज़रूर लगी हैं, गोलियों की वजह से वो जख्मी बहुत गंभीर रूप से हैं, बट आउट ऑफ डेंजर हैं। चारों तरफ अच्छी फोर्स लगाई गई, उनको पूरी तरह से सिक्योर किया गया, उनके परिवार को अच्छी तरह से सिक्योरिटी दी गई, और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो वापस घर आ गए। घर पे भी उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी गई। बहुत बाद में आगे चल के उनके ऊपर फायर करने वालों की गिरफ्तारी हुई। अब वो गिरफ्तारी के बारे में भी बहुत बातें अखबारों में छपी कि गलत हुई है, सही लोग नहीं हैं, दूसरे लोगों ने किया था, इस तरह की बातें अखबारों में छपती रहीं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन गिरफ्तारी हुई और कमोबेश यही कारण सामने आया कि ब्रह्मा यादव के एनकाउंटर होने से उसका पूरा गैंग इसका बदला लेना चाहता था, और इस वजह से दिनकर सिन्हा साहब पे फायर किया गया। अब आप देखिए कि क्रिमिनल मानसिकता कहाँ से कहाँ तक सोचती है और कहाँ से कहाँ तक जाती है। उस दौर में यही था, ये वही दौर था जो श्री प्रकाश का था, ये वो दौर था जब जो बाकी गैंगस्टर्स हैं, यहाँ भी, बिहार में भी, लगभग पूरे उत्तर भारत में इस तरह के गैंगस्टर्स खुलेआम इस तरह के अपराध कर रहे थे, उन्हें किसी का भय नहीं था। सबसे बड़ी बात कि ये अदालतों से इनका कुछ नहीं हुआ। वो चाहे ओम प्रकाश पासवान जी हों जिनकी हत्या हो गई, चाहे राकेश यादव हों, चाहे ब्रह्मा यादव हों, बहुत से मुकदमे इन पे थे, लेकिन अदालतों से कुछ नहीं हुआ। लोग गवाही देने से डरते थे, गवाहों की हत्याएं हो जाती थी। एक एक मुकदमे में 5 गवाहों की हत्याएं हुई कि गवाही देने पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे में लोगों का
मन टूट जाता था कि अब अगर हम इस क्रिमिनल के विरुद्ध कहीं जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन के आने से चीज़ें पकड़ में आने लगीं, ट्रेस करने में आसानी होने लगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में मान्य होने लगे। किसी के कन्वर्सेशन को प्रूव करना है, आप कॉल डिटेल रिपोर्ट सबमिट करिए, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोर्ट उन्हें मानने लगी। कोर्ट एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे उसके बारे में वेरिफिकेशन करने लगी। और ये दौर धीरे धीरे 2010 तक, 10 से 15 के बीच में ये बुरा दौर जो क्राइम का था वो धीरे धीरे करके कम होने लगा और ख़त्म हो गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो उस समय पीक पर था 2005 तक, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगा। उस समय कितना सफ़ेद पोश क्रिमिनल बहुत थे, वाइट कॉलर्ड माफिया जिनको कहते थे, समाज के बीच में उठना बैठना और अपनी राजनीति करना, कभी कभी विधानसभा और संसद में भी बैठना और पीछे के दरवाजे से इस तरह के काम करना। उनके रास्ते में कोई भी आ जाए, चाहे वो पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, उसको मारने में कोई गुरेज नहीं करता था। ये वो दौर था जब पुलिस कितनी मुश्किल से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाती थी। एनकाउंटर्स भी खूब हुए, बहुत बड़े बड़े केसेस खोले भी गए, सक्सेसफुल ट्रायल भी कराया गया, कोर्ट से सजाएं भी हुई, ये सब हुआ। तो ये एक तो बड़ी आतंकवादी घटना प्रदेश की राजधानी में, दूसरे एक बहुत ही दमदार पुलिस अफसर के ऊपर जानलेवा हमला बदमाशों के द्वारा। ये 2 घटनाएं थीं। आज बस यहीं तक। कल एक और बड़ी घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।